है ना, आई नो। और अगर आप सफेयर को लेते हैं, सफेयर के सेंटर पर जो एक लाइन है वो सर्कल है, बाकी सारा सफेयर है, ऐसा ही है ना जी। जी 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 सर। वो ठीक है, तो आप फर्क देख सकते हैं कि एक सर्कल पे पावर मरकूज करना और पूरे सफेयर पे पावर मरकूज करना। ठीक है, तो ठीक हो गया सर। ओमनी डायरेक्शनल एंटेना पे भी उसका गेन जो है वो उससे ज्यादा ही होगा आइसोट्रोपिक, यानी कि कोई भी एंटेना हो ना, चाहे बड़ा ही गंदा डिजाइन किया हुआ हो, वो तब भी उसका गेन आइसोट्रोपिक एंटेना से ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो ठीक हो गया सर। गेन जो है हमारा, उसकी जनरल एक्सप्रेशन है 4 पाई एप्सिलॉन ए ई और लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा आपका वही वाला है फ्रीक्वेंसी वाला, सी बाय एफ वाला, और ए ई जो है वो है इफेक्टिव एरिया ऑफ एंटेना, इफेक्टिव एरिया ऑफ एंटेना। एंटीना। ठीक है, ये एक खास टर्म है। इस टर्म का मतलब ये है कि एक्चुअली कितना एंटेना का कितना पोर्शन आपको आपको यानी कि आप यूज कर रहे हैं इंड्यूस करने में, वेव्स इंड्यूस करने में या वेव ट्रांसमिट करने में। ठीक है, तो ये इफेक्टिव एरिया है। ठीक है, पाथ लॉस एक्चुअली क्या है? पाथ लॉस है जी कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर का डिफरेंस जो है, जाहिर है उसे पाथ लॉस कहेंगे। ट्रांसमिटेड पावर और रिसीव पावर, सर। ये तो लास्ट जो फार्मूला था उसके, जी जी लास्ट फार्मूले में 4 पाई स्क्वायर आया था। हाँ जी, हाँ जी, 4 पाई स्क्वायर। ये क्या टर्म है? ये एक्चुअली जब हम डेरिवेशन करते हैं ना इस फ्रीक्वेंसी वाले टर्म की, तो वहां से 4 पाई आर स्क्वायर निकलता है, 4 पाई स्क्वायर निकलता है टेलीविजन के अंदर है ये? जी, डेरिवेशन में। ठीक है, ठीक है। देखिए इवन अगर आप इसकी या लिखेंगे ना, गूगल पे भी लिखेंगे फ्री स्पेस पाथ लॉस, गूगल पे भी आपकी इसकी डेरिवेशन आ जाएगी, शायद विकीपीडिया में भी थी वो डेरिवेशन। यानी कि इसकी इतनी कॉमन डेरिवेशन है, कोई मसला नहीं है इसके लिए। अगर ना हुई तो मैं करा दूंगा। ठीक हो गया सर। तो सिग्नल टेनुएशन है जी रिसीव्ड पावर और ट्रांसमीटर पावर का फर्क। ठीक है, इसे पाथ लॉस कहेंगे। तो पाथ लॉस जो है वो फॉर एफएम सिस्टम दैट ट्रांसमिट्स 100 किलोवाट विद 50 किलोमीटर रेंज। ठीक है जी, ये अगर आप इन वैल्यूज में वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, बाकी अगर गेन को 1 ले लें, ट्रांसमीटर को 1 ले लें, सबको 1 ले लें, तो आप जो है वो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान फर्क निकाल सकते हैं कि इसमें पावर का फर्क कितना है। तो सर इसमें एल कितना लेंगे? वो पिछले फार्मूले में एल भी था। वो एल जो है वो लॉस है। ठीक है, वो एक्चुअली आमतौर पर इसको 1 ही कंसिडर करते हैं। जी, तो अच्छा, अब चूंकि आमतौर पर ट्रांसमिटेड पावर भी मिली वॉट्स में होती है, तो रिसीव्ड पावर जब आती है वो तो बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो आमतौर पर इसको नॉर्मल यूनिट्स में रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? इसको डीबीज में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, जी सर, डेसिबल। तो हाँ जी, डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि किसी को भी डेसिबल में करना है तो 10 लॉग ऑफ दैट थिंग वो आपको डीबीज में दे देगी। ठीक है, पीएल का क्या मतलब जी है? सर। लॉस है। पाथ लॉस क्या है जी? आपने हमें पहले बताया था पाथ लॉस क्या होता है, पावर ट्रांसमिटेड ओवर पावर रिसीव्ड। इस पावर। 10 लॉग करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, डीबी से मिल जाएगा। फिर आपने क्या किया हुआ है इसी तरह से ये आपको पता है क्योंकि पीटी का भी एक्सप्रेशन आपने देखा था ना, ये वाला। तो पीटी जी सर। आर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसको यहाँ पुट कर सकते हैं इस जगह पे, पीटी की जगह, पीटी और पीआर की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये उल्टा जी होना सर। था लेकिन इधर माइनस लगा के इसको सीधा कर दिया गया। ठीक है ना,
कर सकते हैं ना? जी सर, वो लॉस है कुछ। हाँ, वो -1 था, -1 को यहाँ पे ले आए। ठीक है जी। तो अगर यूनिटी एंटेना गेन है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। जी सर। ये है जी डीबीज में। फिर इस तरह से ये होता है डीबी वॉट्स में। अगर वॉट में आपकी पावर है तो एक्चुअली हमारी कई दफ़ा पावर जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है मिली वॉट्स में, तो फिर हमारा रेफरेंस जो है वो 1 वॉट नहीं रहता बल्कि 1 मिली वॉट हो जाता है। ये देखें हमने यहाँ पर किया 10 लॉग। अगर हम क्या करें, अगर पीटी को सिर्फ पीटी की पावर ले और इसको डिवाइड करें 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 1 डीबी वॉट हो जाएगा इसका। ठीक है। जी सर। अभी इसका यूनिट क्या है? डीबी है ना अभी यूनिट। जी सर, डेसिबल अभी है। डीबी है, लेकिन अगर पी आर की जगह पे मैं 1 वॉट लिख दूं, 1 वॉट, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? डीबी वॉट। किसी भी एक्सप्रेशन का जब आप दो पावर्स है ना, पावर ये अभी आप इसको छोड़ दें, इस एक्सप्रेशन को भी छोड़ दें, इसको जो राइट पे लिखे ना इसको भी एक मिनट के लिए भूल जाए। ठीक है। तो अगर आपके पास पीटी और पी आर है दो चीजें, तो अगर मैं इनका रेशो लेके 10 लॉग लेता हूँ तो ये डीबी बनेगा। ठीक है, दोनों पावर का रेशो। जी अगर मैं इस पावर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 वॉट, यानी कि अब पहले क्या था कि पीटी हम ले रहे थे विद रेफरेंस टू पी आर, अब हम क्या कर रहे हैं पीटी ओवर 1 वॉट, तो हम क्या ले रहे हैं डेसिबल, हम ले रहे हैं डिफरेंस ऑफ पीटी विद रिस्पेक्ट टू 1 वॉट। ठीक है। तो उसके यूनिट क्या होंगे? डीबी वॉट्स होंगे, डीबीडब्ल्यू इसे कहते हैं। और अगर सर, पर वाट नहीं, हाँ जी, पर वाट नहीं हो जाएगा? डीबी पी आर वॉट्स, नीचे। डीबीडब्ल्यू से कहते हैं, डीबी वॉट्स। तो अगर यहाँ पे 1 वॉट की जगह पे 1 मिली वॉट हो जाए, ठीक है, तो डीबी मिली वाट हो जाएगा। हाँ, तो उसे डीबीएम कहते हैं, मिली डीबी या डेसिबल मिली वॉट्स, मिली डेसिबल्स। ठीक है, डीबीएम उसे आमतौर पर कहते हैं। 1 मिली वॉट से रेफर, पहले डीबी वॉट क्या थी, हम 1 वॉट से रेफरेंस ले रहे थे पावर से। डीबीएम में क्या कर रहे हैं, हम 1 मिली वॉट से रेफरेंस ले रहे हैं। ये देखिए 10 लॉग ऑफ पी ओवर 1 मिली वॉट क्या हो जाएगा? डीबीएम। अगर ये 1 वॉट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डीबीडब्ल्यू। डीबीडब्ल्यू। ठीक है। तो ये आपको दिया गया है जी -60 डीबीएम, जी सर। -60 डीबीएम से -80 डीबीएम चला गया। तो आपने ये बताना है कि आपकी सिग्नल, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ क्या थी, यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ क्या थी, इसको चेक कीजिएगा। सिर्फ डीबी वाला फॉर्मूला लगना है। ठीक है। जी सर। तो ये पाथ लॉस हो गया जी, हम थोड़ी देर पहले बताया पाथ लॉस। तो अभी देखें कि ये डी जो है ये डिस्टेंस है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है ना, ये डी है ट्रांसमीटर, तो ये इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? जी सर। इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 0 होगी तो जाहिर है वो डिफाइंड नहीं होगा ना, ये इक्वेशन होल्ड ही नहीं करेगी, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर हम एक स्मॉल, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी पाथ लॉस होना चाहिए लेकिन एक स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, उसके बाद फिर हम पाथ लॉस देखें, यानी कि डी डिस्टेंस से ज्यादा होना चाहिए, फिर पाथ लॉस हम कैलकुलेट करेंगे, 0 वाला कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो आमतौर पर इसको हम 1 मीटर लेते हैं, यानी कि ग्रेटर देन डी नॉट, क्लोज इन डिस्टेंस डी नॉट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यानी कि 0 को रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाते, किसको बनाते हैं? डी नॉट को। आमतौर पर क्या होता है जब आप डी नोट 1। क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो डी नॉट पे आपको पावर गिवन होती है कि देखें जी इस डी नॉट पर पावर ये थी, अब आप किसी फलां जगह पर फलां डिस्टेंस पे पावर निकाल के दें। ठीक है। जी सर। ये देखें, ये इसका रिलेशन है, रिसीव्ड पावर एट अ सर्टेन डिस्टेंस इक्वल्स टू रिसीव्ड पावर एट डी नॉट मल्टीप्लाइड बाय डी नॉट ओवर डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस डिस्टेंस पर अगर पावर आपको गिवन हो, डी नॉट और पावर गिवन हो, तो आप
किसी भी खास डिस्टेंस पे उसकी वजह से पावर निकाल सकते। सही हो गया जी। जी सर। बाकी dBm कन्वर्ट करने के लिए आप 1 मिलीवॉट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो 1 मिलीवॉट से डिवाइड करेंगे तो इसका इसके लिए हम अलहदा से ले लेंगे 10 लॉग, और इसके लिए अलहदा से ले लेंगे। ठीक है, तो फिर 2 मल्टीप्लाई होकर 20 बन जाएगा। ठीक है जी, इसमें तो कोई मसला नहीं है, सिंपल सा ही है। जी सर। ठीक है जी। फिर ये क्वेश्चन है जी कि ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया है 50 वॉट ट्रांसमिटेड पावर है, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 900 मेगाहर्ट्ज। अगर फ्रीक्वेंसी दी गई है तो आप यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है, सी और एफ से लैम्डा निकल सकता है। तो जी सर। रिसीव्ड पावर इन डीबीएम एट फ्री स्पेस डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है जी, आपने 100 मीटर पावर लेनी, तो आपको जाहिर है पाथ लॉस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, आप रिसीव्ड पावर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जी सर। सर ये 100 मीटर डी नॉट गिवन है। डी गिवन है, डी आपको यहाँ पे डी रिसीव नोट 1 होता है, डी नोट 1 रिसीव है, है जी, डी डी नॉट नोट तो 1 है ना। लगाएंगे ना। अब क्या लगाएंगे, आप सिंपल पाथ लॉस फार्मूला लगाएंगे जिसमें डी नॉट नहीं था। डी नॉट वाला ठीक है, आप तब लगाएंगे जब आपको डी नॉट पे पावर गिवन हो, रिसीव्ड पावर एट डी नॉट गिवन हो। ठीक सर। ठीक है, तो अभी आपको चूंकि गिवन नहीं है तो आप जो है वो उस पे वही वाला डी वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो 100 मीटर पर आप पहले निकाल लेंगे पावर रिसीव्ड क्या होती है, और फिर 10 किलोमीटर पे निकाल लेंगे। आप फर्क देखिएगा कि दोनों में रिसीव्ड पावर में फर्क कितना है। ठीक है जी। हाँ जी, ये 2 रे मॉडल है जिसका हम पहले डिस्कस कर रहे थे। जी जी, हाँ जी, क्वेश्चन है जी कोई? नहीं सर। अच्छा जी, तो ये 2 रे मॉडल है जी। अच्छा, उससे पहले कि मैं ये देखूं, आपके पास ये जो है ये एक्सप्रेशन है, ये वाली एक्सप्रेशन है, इसको आप डीबीज में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना जी, है ना। 10 लॉग ये ऊपर वाले प्रोडक्ट में हो जाएंगे, ये यानी कि प्लस में हो जाएंगे, ये माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, नीचे वाले माइनस हो जाएंगे। जी सर। इसमें तो मसला नहीं है ना, जी सर। है ना। 10 लॉग पीटी प्लस 10 लॉग जीटी प्लस 10 लॉग जीआर प्लस 20 लॉग लैम्डा माइनस 20 लॉग 4 पाई माइनस 20 लॉग माइनस 20 लॉग एल। ठीक है, जी सर। तो अभी हम 2 रे मॉडल की बात कर लेते हैं। 2 रे मॉडल में मैंने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, आप देखिए कि दोनों की हाइट में डिफरेंस रखा हुआ है। ठीक है, ट्रांसमीटर की हाइट में और रिसीवर की हाइट में। ठीक है, तो एक ये एलओएस पाथ है, डायरेक्ट पाथ एलओएस पाथ जो इस रिसीवर को मिल रहा है, और दूसरा रिफ्लेक्टेड पाथ। रिफ्लेक्टेड पार्ट। ठीक है, तो अब ज्योमेट्री इस्तेमाल करते हुए, ये थीटा इस्तेमाल करते हुए, ये डिस्टेंस इस्तेमाल करते हुए, ये डिस्टेंस इस्तेमाल करते हुए, ये डिस्टेंस इस्तेमाल करते हुए, डिस्टेंसेस इस्तेमाल करते हुए, हाँ ये देखिए गेज ही बनाए हुए हैं। देखिए ये बीम बनाई हुई है ना, बीम जी सर। आ रही है आपको, डॉटेड बीम नजर आ रही है जी। ना। ये शो करने के लिए कि ये इस बीम की डायरेक्शन ये होगी, ये इसी को मैं कह रहा हूँ डायरेक्टिविटी। इस बीम की डायरेक्शन ये होगी, इस बीम की डायरेक्शन ये होगी, इसे कहते हैं डायरेक्टिविटी। ठीक है, तो जो हम पहले बात कर रहे थे ना कि आपका मोबाइल कैमरा, तो उसके लिए बहुत से तरीके आजकल आ गए। अब वो एंटेनाज बिल्कुल खाली यानी कि बिल्कुल सिंपल एंटेनाज नहीं रहे, अब एंटेनाज भी अडाप्टिव हो गए हैं। ठीक है, अब वो स्वीप करते रहते हैं, यानी कि अपनी जो बीम्स हैं उसको स्वीप करते रहते हैं, और जहां पे उनको सिग्नल मिले वहां पे वो अपने आप को डायरेक्टिव करते रहते हैं। अब तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स आ चुकी है।
और होता क्या है, अगर रेज एंटेनास की तो सिर्फ फेज चेंज होता है, करंट का फेज चेंज की वजह से डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं अपने सिग्नल की। तो मैं कह रहा था कि इस ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हुए हमने रिसीव्ड पावर का एक्सप्रेशन निकाला है। ठीक है, मैं अभी आपको एक पेपर अपलोड करूंगा, रिसर्च पेपर है, ठीक है, तो वो आपको वो जी सर। पढ़ना होगा और उस पेपर को पढ़ने के बाद उसकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो डिराइव करनी होंगी। ठीक है, हम करेंगे सर। जिसे जाहिर है आप लोग करेंगे। ठीक है, उनको डिराइव करनी होंगी और वो आपकी असाइनमेंट होगी, डिराइव करनी होगी। उन्हीं में से एक डेरिवेशन ये भी है। ठीक है, तो वो पेपर आपको दूंगा। ये वैसे तो जो स्नैपशॉट है ये बुक का है, जो मैंने बुक अपलोड की हुई है LMS पे, उसका स्नैपशॉट है। तो आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ जी रही सर है। आ रही। तो ये उसका स्नैपशॉट, लेकिन पेपर मैं आपको अलहदा से अपलोड करूंगा, उसके अंदर भी इस किस्म का सिनेरियो है। यहाँ तो सिर्फ ट्रांसमीटर की हाइट ज्यादा है, रिसीवर की हाइट कम है ना, उस पेपर में मुख्तलिफ, जी उसमें इसकी हाइट कम है, इसकी ज्यादा है, ये पहाड़ पे है, ये नीचे है, या ये पहाड़ पे है, ये नीचे है, इस तरह की काफी चीजें उस पेपर में गिवन। तो ये उस DBM में उसका फार्मूला है, इसी का ही DBM में इसी का फार्मूला है, इसी को कन्वर्ट किया गया। ठीक है, देखिए इस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, अगर हम इस ज्योमेट्री को लेते हैं, अब क्या हो रहा है, अगर एंटेनास की हाइट बराबर नहीं है तो अब जो रिसीव्ड पावर है वो एंटेना की हाइट पे भी डिपेंड कर रही है। देखें, दोनों जी सर। की हाइट्स भी डिपेंड कर रही है कि आपके पास रिसीव्ड पावर कितनी आपको मिलेगी। ठीक है जी, तो ये 2 रे मॉडल का वो रिसीव्ड सिग्नल का ग्राफ। ठीक है, कि ये पावर इसकी इस तरह से डिक्रीज होगी। ठीक है जी, ये आपकी मुख्तलिफ इंटरफेरेंस की वजह से पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन, यानी कि ये क्या है, तो उसकी पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन है कि अप्रोक्सीमेटली वेरी किस तरह से होगी, इसका स्लोप क्या होगा, वेरी होने का स्लोप क्या होगा। अप्रोक्सीमेटली यहाँ कांस्टेंट रह रही है, इतनी स्लोप से कम हो रही है इस जगह पे, और इतनी स्लोप से फिर कम हो रही है इस जगह। ठीक है, इस तरह से टू रे मॉडल है, इस तरह से मल्टीपल रे मॉडल भी है, जो कि हम इसको नहीं देखते फिलहाल। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने, अगर आपने गौर की तो ये वही है क्रिटिकल डिस्टेंस वाला, डी नॉट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ऐसे ही है ना जो थोड़ी देर पहले देखा था हमने। जी सर। लेकिन आपने गौर किया होगा कि यहाँ पे क्या था, क्लियर। स्क्वायर था ना, जी सर। स्क्वायर था। वो सिर्फ उस केस में है जब आपके पास LOS पाथ हो और कुछ भी ना हो, फ्री स्पेस LOS पाथ आपको मिल रहा हो, जबकि आम जगहों पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फिर क्या होती है, जी सर। अगर ज्यादा अर्बन एनवायरनमेंट है तो अब पावर स्क्वायर की वजह से डिक्रीज नहीं होगी, ज्यादा डिके हो सकती है, पावर ऑफ 3 डिके हो सकती है, पावर ऑफ 4 डिके हो सकती है, पावर ऑफ 5 डिके हो सकती है। ठीक है ना, पावर ऑफ 2 तो जी बिल्कुल सर। खाली इन्वायरमेंट में था। तो जी यानी कि बुरे एनवायरनमेंट में ज्यादा जल्दी डिके हो सकती है। ठीक है जी, तो जी सर। ये वही, फिर 2 मिनट रह गए हैं जी, मैं इसको एंड करता हूँ, एंड करके दोबारा आपको इन्विटेशन सेंड करता हूँ। ठीक है जी। ओके सर। जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर आपने पहले देखा हो तो यहाँ पर आपको टू नजर आता था। ठीक है, जी सर। तो टू जो है वो था आपका LOS
और उस वक्त जब बिल्कुल भी कोई और पाथ लॉस नहीं था, सिर्फ एलओएस ही था, फ्री स्पेस पाथ लॉस था। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं है, आपके पास सराउंडिंग में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट सख्त होता जा रहा है, तो आपके एन की वैल्यू 2 से बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, जाहिर है 2 से बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट्स हैं लेफ्ट साइड पर, और मुख्तलिफ किस्म के पाथ लॉस एक्सपोनेंट्स हैं आपकी राइट साइड पर। आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेस सिर्फ आपको 2 से कम ये 2 नजर आ रहे हैं, 1.6, और ये इन बिल्डिंग लाइन ऑफ साइट्स है। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग के फ्री स्पेस, यानी कि बड़े डिस्टेंस में नहीं, सिर्फ बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो बाकी आप देखें कि जो फ्री स्पेस में है वो यानी कि 2 और 2 से ज़्यादा है। अर्बन अर्बन एरिया रेडियो में 2.7 से 3.5 में है। अर्बन एरिया सेवरल ऑब्स्ट्रक्शंस जहाँ पे ज़्यादा हैं वो 3 से 5 भी है। इन बिल्डिंग अगर पार्टीशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, पार्टीशंस हैं, मुख्तलिफ कमरे हैं और बहुत सी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, तो 4 to 6 वेरी करता है। इन फैक्ट्रीज में जाहिर है जो हॉल्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, तो 2 to 3 उसका पाथ लॉस एक्सपेरेंट है। ये कोई मैथमेटिकली एक्सपेरेंट नहीं निकाले गए, याद रहे। ये 2 तो ठीक है, हमारा मैथमेटिकली निकला था, बाकी कैसे निकले हैं भला? एक्सपेरिमेंटेशन से निकले हैं। पाथ लॉ यानी कि बाकी चीजें फिक्स रख के एक्सपेरेंट निकाली गई है, रिसीव्ड पावर मेजर की गई, बाकी चीजें फिक्स रखी गई, डिस्टेंस फिक्स रखा गया, ट्रांसमिटेड पावर फिक्स रखी गई। ठीक है, और फिर मुख्तलिफ मेजरमेंट्स की रिसीव्ड पावर की, फिर वहां से एक्सपेरेंट निकाला। ठीक है जी। जी सर। तो ये जिस तरह से उसका फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल था, इसी तरह से ये जनरलाइज पाथ लॉस मॉडल है जिसमें आपकी डिग्री n है, और उसका डीबी में भी डीबी में कैसे करेंगे, आप दोनों तरफ ले लेंगे तो आपका डीबी में आ जाएगा। और अगर इनको आप 1 मिलीवॉट से देख लेंगे तो फिर ये आपको dBm में मिलेगा। सही है जी, तो इसमें तो कोई मसला नहीं है जी, इस वाले में तो ठीक है ना यहाँ पे। ठीक है सर। जी सर। तो ये उसी तरह की एग्जांपल है। अब आपको ये अर्बन एनवायरनमेंट दिया गया, आपको डिग्री दी होगी कहीं ना कहीं, हाँ ये डिग्री दी हुई है। ठीक है, फ्री स्पेस पाथ लॉस होता तो आपको डिग्री ना दी जाती, तो आप क्या लेते डिग्री भला? आप डिग्री 2 लेते। ठीक है, लेकिन अगर अब इन्वायरमेंट है, डिफरेंट इन्वायरमेंट है, आपको है, अब आप ये डिग्री इस्तेमाल करते हुए रिसीव्ड पावर निकालेंगे। ये बाकी चीजें सेम है, ट्रांसमिटेड पावर आपको दी गई है, डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है जी, और सॉरी, ट्रांसमिटेड पावर नहीं दी गई, रिसीव्ड पावर इस जगह पर 100 मिलीवॉट है। ठीक है, अब ट्रांसमिटेड पावर नहीं गिवन, अब क्या गिवन है? रिसीव्ड पावर गिवन है डी नॉट पर, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला, समझ रहे हैं? जी सर। okay? जी, तो लॉग नॉर्मल शेडोइंग क्या होती है जी? लॉग नॉर्मल शेडोइंग जो है ये लार्ज स्केल पाथ लॉस के मॉडल्स में से एक मॉडल है। ठीक है, एवरेज सीड पावर इन लॉग डिस्टेंस मॉडल, यानी कि डिस्टेंस जो है वो इन टर्म्स ऑफ लॉग है। ठीक है, लीनियर नहीं है, समझ रहे हैं बात? यानी कि डिस्टेंस एक्सिस पे नहीं है, लॉग एक्सिस पे है। समझ रहे हैं जी? जी सर। तो यानी कि सेपरेशंस हैं, जैसे भी बाकी चीज़ें सेम ही हैं, तो इसका मेरा ख्याल एक्सप्रेशन, हाँ ये एक्सप्रेशन गिवन है जी। ठीक है, ये पाथ लॉस गिवन है जी, पाथ लॉस एट डिस्टेंस d प्लस x नॉट।
एक्स गैमा जो है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है विद जीरो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। गॉसियन रैंडम वेरिएबल का तो पता होगा ना? गॉसियन जो इस तरह का होता है, बेल कर्व होती है, बेल कर्व होती है, जो इसकी पीक होती है वो मीन होती है, मीन पे होती है, ठीक है, अगर मीन से हटके भी हो सकती है। आमतौर पर अगर जीरो मीन है तो इसका मतलब ये है कि जो पीक है ना वो जीरो पे होगी, यानी कि जीरो मीन, इसकी मीन जो है वो उसकी पीक पे होगी। बाकी इसकी जो टेल्स हैं वो कितनी मीन से डेविएटेड है उसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, सिग्मा। ठीक है जी, तो ये इसका लॉगरिथम में है, डी नॉट प्लस एन डी बाई डी नॉट का एन लॉग, यानी कि डी बाई डी नॉट की पावर एन थी तो एन लॉग डी बाई डी नॉट हो गया प्लस एक्स सिग्मा। ठीक है, तो ये हो गया जी लॉग नॉर्मल शैडोइंग। डिस्क्राइब्स नॉर्मल शैडोइंग इफेक्ट्स, स्पेसिफिक TX/RX मेजर्स लेवल द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसलिए इसको लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है, डिस्टेंस लॉग होता है, इसलिए इसे लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है जी, बाकी बाकी चीजें कोई इतनी अहम नहीं है। फिर जी मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं, ये स्नैपशॉट बुक से है, जो आपकी बुक अपलोड की हुई है उसकी उससे स्नैपशॉट है। अब मुख्तलिफ मैंने कहा था ना कि पाथ लॉस मॉडल है, जो फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल वो तो मैथमेटिकल मॉडल है ना जी। बाकी जो प्रैक्टिकल जी सर। पे जो मॉडल्स हैं वो मैथमेटिकल नहीं है बल्कि एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, इसी तरह का एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो है वो ओकुमुरा मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओकुमुरा मॉडल जो है वो 1 to 100 किलोमीटर और इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए, ये कौन से बला आ गए, ये एम्पेरिकल वाले आ गए ना जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। एम्पेरिकल मॉडल्स है ना कि जिसमें हम कहते हैं मैथमेटिकल नहीं होते, डेटा होता है, डेटा से रिवर्स फिर हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, ऐसे ही था ना जी सर। जी। तो जो है ये यानी कि इस किलोमीटर रेंज और इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए ये मॉडल डिजाइंड है ओकुमुरा मॉडल। आपको लग भी रहा होगा कि ये जापानीज मॉडल है, तो जाहिर है ये टोक्यो में था तो इसलिए इसका बंदे का नाम ओकुमुरा था, तो या शायद शहर का नाम ओकुमुरा था, तो मुझे इसका याद नहीं है। तो बहरहाल ओकुमुरा मॉडल इसका जो है वो नाम है। तो बेस स्टेशन हाइट्स जो थी वो 30 मीटर से लेकर 100 मीटर तक थी। ठीक है ना, हाइट भी एंटेना की हाइट भी गिवन है ना जी अब, तो 30 से 100 मीटर थी उनकी हाइट। और फिर जब ये सारी चीजें फिक्स हो गई हैं तो उसके बाद जो पाथ लॉस का फार्मूला है वो ये निकला है। ये मैं पहले बताया था कैसे निकला है, बोला एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकला है। ठीक है जी, तो एल क्या है, फ्री स्पेस पाथ लॉस है। फ्री स्पेस पाथ लॉस क्या है, वही पुराने वाला फ्री स्पेस पाथ लॉस एट अ सर्टेन डिस्टेंस टी। AMU क्या है जी, मीडियन अटेन्युएशन इन डिस्टेंस इन एडिशन टू फ्री स्पेस पाथ लॉस अक्रॉस ऑल एनवायरनमेंट। ये कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है जो जाहिर एक्सपेरिमेंट से निकला है। GT ट्रांसमीटर एंटेना की हाइट, रिसीवर एंटेना की हाइट, और ये एरिया का गेन कि किस एरिया में, यानी कि एरिया के टेरन के लिहाज से किस तरह के टेरन में ये कैलकुलेशंस हो रही हैं। तो उसने जीटी के भी दो फॉर्मूलाज बनाए कि अगर आपकी एंटेना की हाइट 30 मीटर से लेकर 100,000 मीटर तक है तो जो ट्रांसमीटर एंटेना की हाइट का फॉर्मूला ये होना चाहिए 20 log 10 HT/200, और रिसीवर एंटेना की हाइट अगर 3 मीटर से ज्यादा है तो हम ये करेंगे 3 मीटर के 10 मीटर के दरमियान है तो हम सॉरी हाइट जो है वो 3 मीटर से कम है तो हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, 3 मीटर से 10 मीटर के दरमियान है तो हम गेन का एक्सप्रेशन ये वाला इस्तेमाल करेंगे। गेन ये पहले बता रहे हैं कि ये हमारी वो एक्सपेरिमेंटल चीजों से निकली हुई है। तो
जाहिर है जिस टेरन के लिए ये ओकुमुरा मॉडल डिफाइन है सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है, बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर इसी तरह से ओकुमुरा के साथ एक हाटा मॉडल है, ठीक है जी। तो ये ओकुमुरा मॉडल के बाद आया था, ओकुमुरा मॉडल के बाद उसमें कुछ करेक्शन फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो करेक्शन फैक्टर इसमें आप देखें बाकी चीजें तकरीबन सेम ही होंगी, ये अब उसकी वैल्यूज निकल आई हैं 69.55, ये उसकी एम्पिरिकल वैल्यूज निकल आई हैं, और ये अल्फा करेक्शन फैक्टर है ओकुमुरा मॉडल में। करेक्शन फैक्टर की वैल्यू ये गिवन है, ये स्मॉल सिटीज के लिए ये वाला करेक्शन फैक्टर लगेगा, लार्ज सिटीज के लिए इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ये वाला फैक्टर लगेगा, ठीक है। अगर आपका अर्बन है तो पाथ लॉस का फार्मूला ये है, और अगर रूरल है तो पाथ लॉस का फार्मूला ये है। अगेन ये एम्पिरिकल मॉडल्स हैं, ठीक है जी। और के की रेंज है 35.94 से लेकर 40.9, कंट्री साइड से डेजर्ट तक ये वाला फार्मूलाज लगे हुए हैं। तो जो ओकुमुरा मॉडल की तरह का है, देखिए ओकुमुरा मॉडल में क्या किया था, इसका सबसे ज्यादा फायदा क्या है कि ओकुमुरा मॉडल में ये चीजें निकालनी पड़नी थी ना हमें, जबकि हाटा मॉडल ने ये वैल्यूज निकाल के दे दी है। अब सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करनी है, एंटेना और रिसीवर एंटेना की, ट्रांसमीटर एंटेना की हाइट पुट करनी है, ट्रांसमीटर एंटेना की हाइट पुट करनी है, डिस्टेंस पुट करना है, ये पुट करना है, तो हमारे पास लॉस निकल आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यूज दी हैं उसने, हाटा ने ओकुमुरा मॉडल्स के जो पैरामीटर उसकी वैल्यूज दे दी हैं। तो ये पुराने जो सेलुलर सिस्टम्स थे उसके लिए तो एक्यूरेटली मॉडल करता था, नए सेलुलर सिस्टम्स के लिए जिसमें सेल आपके बहुत छोटे हो गए हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, मतलब फ्रीक्वेंसी हायर हो गई है, उसके लिए ये इतना अप्रोक्सीमेट नहीं है। ये भी आपकी उसकी बुक से स्नैपशॉट है। आउटेज प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। आउटेज प्रोबेबिलिटी ये है कि मिनिमम पावर जितनी हम बर्दाश्त, यानी कि एक ऐसी मिनिमम पावर जिससे कम अगर रिसीव्ड पावर हो जाए तो हम कहेंगे भी हमें रिसीव्ड पावर मिल ही नहीं रही, ठीक है। यानी कि अब मिसाल के तौर पर आपको सिग्नल नहीं आ रहे ना, मतलब सिग्नल कम है, दैट से एक सिग्नल आ रहा है और आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही, तो दैट मीन्स कि आप आउटेज प्रोबेबिलिटी पे हैं, आपको रिसीव पावर जो मिल रही है वो मिनिमम पावर से भी कम है, तभी आपको जो है वो सर्विस नहीं मिल रही। इसको कहते हैं आउटेज प्रोबेबिलिटी। ये जो मिनिमम चाहिए सर्विस के लिए, मिनिमम पावर चाहिए, उससे भी अगर कम आपको पावर मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपको पावर मिल ही नहीं रही, ठीक है। आउटेज कहते हैं। तो ऐसी पावर के आने की प्रोबेबिलिटी को आउटेज प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और रिसीव्ड पावर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रिसीव्ड पावर लेस देन मिनिमम पावर, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है जी सर। तो इसको कैसे निकालते हैं, 1 - Q, ये वही उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ये रिसीव पावर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, रिसीव पावर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। मिनिमम पावर में से रिसीव पावर की वैल्यू माइनस कर दी, ठीक है। और ये क्यू क्या है, ये क्यू फंक्शन है, ठीक है। क्यू फंक्शन है जिसकी ये भी मैथमेटिकली आप नहीं निकालते, कैसे निकालते हैं भला, क्यू फंक्शन कैसे निकालते हैं, हेलो। लिखा हुआ है सर। क्यू फंक्शन निकालते हैं, आपको याद होगा, आपने किया होगा, आपको याद नहीं होगा, बैचलर्स वगैरह में अक्सर करते हैं। क्यू फंक्शन आपके पास एक टेबल होता है, याद है। क्यू वैल्यू का। हाँ, क्यू वैल्यू से एक टेबल होता है, उसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, ये इसकी जो दरमियान में है, ये पेरेंथेसिस वाली वैल्यू पुट करते हैं, टेबल आपको उसकी क्यू फंक्शन की वैल्यू दे देता है, याद है। सर क्यू वैल्यू का ऑलमोस्ट याद है, थोड़ा सा वो सेमीकंडक्टर वाले में पढ़ा था। हाँ, वो एरर के हवाले से आपने पढ़ा होगा ना।
ये ऐसे होता है। तो क्यू फंक्शन आमतौर पर ये दरमियान वाली वैल्यू होती है, यानी कि एरर फंक्शन क्या होता है, एरर फंक्शन इस साइड वाली वैल्यू होती है। तो उलट जो है वो क्यू फंक्शन होता है। ये देखिए एरर फंक्शन है ना जी, ये क्यू जी फंक्शन सर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, यानी कि 1 माइनस क्यू जो है वो एरर फंक्शन है, और एरर फंक्शन और 1 माइनस एरर फंक्शन जो है वो क्यू फंक्शन। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को कहेंगे ये हमारा आउटेज प्रोबेबिलिटी है, कि जितनी प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा होगी उस इसका मतलब ये होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। इस प्रोबेबिलिटी को कम से कम होना चाहिए। ठीक है? जैसे कहते हैं जी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है ना हमारी, जो अभी फिलहाल सेक्टर कम्युनिकेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो काबिल कबूल है वो है 10⁻³ वैसे आउटेज प्रोबेबिलिटी से उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि 10⁻³ एरर प्रोबेबिलिटी होती है, कि उससे कम अगर एरर, उससे ज्यादा अगर एरर आता है तो हम कहते हैं कि ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 10⁻³ होने का मतलब ये है कि अगर 1000 बिट में से एक बिट भी करप्ट हो रही है ना, 1000 बिट में से एक बिट भी करप्ट हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक है, जी सर। इसी तरह से आउटेज प्रोबेबिलिटी ये है कि एक खास नंबर, उससे कम अगर प्रोबेबिलिटी आ गई, उससे कम पावर हो गई, तो हम कहेंगे कि ये हमारी आउटेज हो गई है, और इस आउटेज होने की प्रोबेबिलिटी को आउटेज प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये एग्जांपल है छोटी सी, आउटेज प्रोबेबिलिटी फाइंड करें एट 150 मीटर फॉर अ चैनल बेस्ड ऑन कंबाइंड पाथ लॉस शेयरिंग मॉडल्स ऑफ। अच्छा, ये तो मैंने इसकी स्नैपशॉट ले ली, लेकिन एग्जांपल 2.3 और 2.4 देखा ही नहीं। चलें, एग्जांपल 2.3 2.4, assuming a transmit power of 10 milliwatt and the minimum power requirement of minus 110.5 dBm। ठीक है जी, तो हम निकालते हैं क्या है प्रोबेबिलिटी दैट पावर। हमने कैसे करना था, अगर आप इसको देखें पीछे, तो हमने क्या करना था कि हमने मिनिमम पावर में से रिसीव्ड पावर माइनस करनी थी। मिनिमम पावर में से हमने क्या किया, रिसीव्ड पावर माइनस कर दी। ठीक है, माइनस कर दी। कहाँ से लिए हैं हमने, ये रिसीव्ड पावर वाली ये जो एग्जांपल होगी वहां से ली है। ठीक है, ये 2.3 2.4 वाली से। तो मिनिमम हमारी पावर कितनी थी, मिनिमम थी 110.5 dBm। तो यहाँ से हमने वैल्यूज ले ली, वैल्यूज लेके तो ये फिर क्यू टेबल से हमने ये वैल्यू निकाली जो भी निकली थी, फिर उसको 1 से माइनस कर दिया, तो हमारे पास 0.0121। ठीक है, आउटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1% इज अ टिपिकल टारगेट वायरलेस सिस्टम डिजाइन, यानी कि 1% से कम आउटेज प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। जी, तो अब हम बात करते हैं चैनल इंटरफेरेंस की। ये आपको तस्वीर याद होगी, हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। ये सेलुलर स्ट्रक्चर डिजाइन था हमारे सेलुलर सिस्टम का, है ना, जिसमें हमने कहते थे कि हमारा जो जी सर, हेक्सागोनल। सेल के सेंटर में है, और बाकी इसके ये सेल है ना, तो इसके ये वाले सेल इसके नेबरिंग सेल्स हैं, ये वाले। सही है। जी सर। तो हमने ये कहा था कि अगर हमने अपने उसको बढ़ाना है, रेवेन्यू को बढ़ाना है, तो यूजर्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो यूजर्स को बढ़ाना, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास उतना ही है, तो यूजर्स को कैसे बढ़ाया जाए, हम उन्हीं रिसोर्सेज को एक वक्त में अगर यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी रिसोर्स को दूसरे वक्त में इस जगह भी इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो हमने कहा था कि ये फ्रीक्वेंसी रीयूज है। अब फ्रीक्वेंसी रीयूज में आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा मसला इंटरफेरेंस है, कि जिस साथ वाले चैनल के साथ मैं अगर इधर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे श्योर होना चाहिए कि इस फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट इस जगह तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो चुका होगा। आपको याद है ना, हमने वेव्स की बात की थी। जी सर।
वेव्स की बात की थी, वेव्स के खत्म होने की बात की थी। तो तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उसका अगर वो ऐसा नहीं होता, इसका इफेक्ट यहाँ तक पहुंचते हुए खत्म नहीं होता, तो इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, तो एक चैनल की दूसरे चैनल में इंटरफेरेंस को कहते हैं को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अब अगर यानी कि डिस्टेंस बढ़ता है तो जाहिर है पावर उसकी कम होती रहती है। तो आम तौर पर क्या होता है कि जो करीब करीब के, मिसाल के तौर पर ये अगर आपके पास बेस स्टेशन है या ये वाला आपके पास सेल है, तो जो इसके नेबरिंग सेल्स होंगे ना, करीब करीब के सेल्स, सबसे ज्यादा इंटरफेरेंस ये क्रिएट करेंगे। उसके बाद जो इससे ज्यादा दूर होंगे वो इनसे कम क्रिएट करेंगे, जो उनसे भी दूर होंगे वो सबसे कम क्रिएट करेंगे। ठीक है, जी सर। तो एक सेल के जो गिर्द पहला टीयर, इसे कहते हैं फर्स्ट टीयर, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितने सेल्स हैं? फर्स्ट ईयर में 6 सेल्स हैं। देखिए आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड टीयर में भी सेल्स गिन सकते हैं, थर्ड टीयर में भी गिन सकते हैं। ठीक है जी। अब कुछ क्वालिटीज की बात करते हैं। सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारे कम्युनिकेशन में ये एक बहुत ही अहम क्वांटिटी है कि रिसीवर साइड पे, अब ट्रांसमीटर की बात नहीं हो रही, रिसीवर की बात हो रही है। ठीक है, रिसीवर साइड पर मुझे रिसीव पावर कितनी मिली और नॉइज कितना था, दरमियान में नॉइज कितना था, तो इसको कहते हैं सिग्नल एसएनआर। समझ रहे हैं? जी सर। इसे कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशियो। जबकि इसके साथ एक और क्वांटिटी है, वो SINR है। इसे कहते हैं सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो, यानी कि सिग्नल इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो। अब इसमें नॉइज भी है, साथ साथ में साथ वाले चैनल से इंटरफेरेंस भी है। देखिए बात। जी सर। ठीक है, तो इसी तरह से ये SIR क्या है? सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो सिर्फ, यानी कि नॉइज नहीं है, कि आमतौर पर इंटरफेरेंस इतना ज्यादा होता है कि नॉइज जो है वो निग्लिजिबल होती है। नॉइज पावर जो है ना, सर्किट की वजह से, इधर उधर की वजह से सर्किट की नॉइज पावर निग्लिजिबल होती है, इंटरफेरेंस पावर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आमतौर पर सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो SIR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, SINR सिग्नल टू इंटरफेरेंस प्लस नॉइज रेशियो, प्लस नॉइज रेशियो। टू इंटरफेरेंस रेशियो। ठीक है, इन तीनों में फर्क आपको पता होना चाहिए। तो हमने चूंकि ये देखें, हमने कहा था कि एक जो सेल है उसके साथ बहुत से इंटरफेयरर्स हैं। टीयर में 6 इंटरफेयरर्स हैं, फिर दूसरे टीयर में भी इंटरफेयरर्स हैं, फिर थर्ड गो के उनकी इंटरफेरेंस कम हो जाती है जो बाहर वाले टीयर्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रहती ही है। ठीक है, तो देखें सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो। अब क्या होगा कि हमने मल्टीपल, यानी कि तमाम इंटरफेयरर्स का सम, समझ रहे हैं? I2 जी सर। के 6 है, तो हम सिर्फ फर्स्ट ईयर को देख रहे हैं, तो कितने होंगे? 6 इंटरफेयर से, यानी कि P1 P2 P3 P4 P5 और P6 आएगी। सही है? जी सर। सही है ना जी? जी। तो ये SIR हो गया जी हमारा। ये N=3 SIR, ये देखें जी, ये फर्स्ट ईयर है। ठीक है, ये सेकंड ईयर, इसमें आप नंबर्स गिन सकते हैं, और फिर ये थर्ड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो इंटरफेरेंस है वो सबसे स्ट्रांग होती है, उससे कम सेकंड ईयर वालों की होती है, और उससे कम थर्ड ईयर वालों। थर्ड। ठीक है जी। फिर ये कुछ ज्योमेट्री है,
एक सेल की, हेक्सागोनल सेल की। हेक्सागोन में आपको पता है कि तमाम साइड्स बराबर होती हैं जी, ठीक है। इसको रेडियस का नाम दिया गया है, यानी कि सेंटर से लेकर किसी भी एक कोने तक का डिस्टेंस रेडियस है, ठीक है। सेंटर से लेकर कोने तक का डिस्टेंस क्या है? रेडियस। रेडियस है। तो इसका मतलब ये है कि हेक्सागोन के अंदर कितनी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह इक्वली लेटरल ट्रायंगल्स बनेगी, बनेगी ना जी? जी सर। जी सर। छह इक्वली लेटरल ट्रायंगल्स बनेगी, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं ये वाला लेंथ, 3/2। देखें ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है। इतना डिस्टेंस कितना है? ये r/2 है, ये r/2 है ना, जी सर। हाँ ये r/2 है, ये r है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है ना जी, जी। ठीक है। तो जो हम उसकी इस्तेमाल करके, क्या उसे कहते हैं, एरिया, ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस इस्तेमाल, हाँ पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्रिक इस्तेमाल करके हम ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं, 3r/2, ठीक है। इसी तरह से अगर ये √3r/2 है, तो ये टोटल जो डायामीटर है वो कितना है? √3r। समझ रहे हैं जी? जी सर। एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस जो है वो 2r है। एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस 2r है, जबकि इस साइड्स के दरमियान से लेकर दूसरी साइड तक का डिस्टेंस जो है वो √3r है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? ये डिस्टेंस जो है जी। ये 2r है, जबकि ये डिस्टेंस जो है वो √3r/2 है। ये डिस्टेंस 2r है, जबकि ये डिस्टेंस √3r/2 है। समझ आ रही बात की जी? जी सर। समझ आ रही है ना जी? तो क्या होगा भला, जी अगर आपने इस पूरे हेक्सागन का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एक ट्रायंगल का अगर एरिया निकला है तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करके तमाम हेक्सागोनल का एरिया, हेक्सागोन का एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ छोटी ट्रायंगल का एरिया निकाला है, पहले ये वाला निकाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसका पूरे का एरिया निकाल लिया, एंड देन 6 से मल्टीप्लाई करके पूरा एरिया निकाल लिया। तो ये है 2.6, ऑलमोस्ट 2.6 आर स्क्वायर, 3√3/2 आर स्क्वायर। ठीक हो गया सर। ये कुछ डिस्टेंसेस हैं जी, ये देखें। अब ये एक हेक्सागोन था, हमें पता है कि ये डिस्टेंस जो है वो कितना है? √3r/2, ठीक है। √3r/2, ये कितना है? ये √3r, √3r, √3r/2। समझ रहे हैं? जी सर। नहीं। जी जी ठीक है ना? जी सर। हाँ। तो अब ये कुछ डिस्टेंस है, ये एक्चुअली अभी हम बताना ये चाहते हैं कि डी एक्चुअली डिस्टेंस है रीयूज डिस्टेंस। रीयूज डिस्टेंस ऐसे डिस्टेंस को कहते हैं जिसके बाद हम वो फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस अगर बेस स्टेशन पर एक फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल हो रही है ना, तो कितने डिस्टेंस बाद उसी फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करें कि इंटरफेरेंस ना आए, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को कहते हैं डी, रीयूज डिस्टेंस, ठीक है।
तो एक रेशो है जी को चैनल रीयूज रेशो, जो क्या है D/R। R क्या है? R है इसका रेडियस, ठीक है, हेक्सागोन। हेक्सागोन का रेडियस। और D क्या है? D है रीयूज डिस्टेंस, ठीक है। तो जब इस दोनों की रेशो √3n हो जाए, जब इनकी रेशो √3 हो जाए, तो हम कहते हैं कि जो है वो को चैनल। हम कहते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोच अगर रीयूज रेशो इससे ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि हम वही फ्रीक्वेंसी जो है उस जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अगेन ये SIR है। ये हमने क्या किया है, ये इस पे ये था हमारा बेस स्टेशन। तो हमने रीयूज डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो पता लगा कि इस डिस्टेंस पर जाकर हम दोबारा वही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ इस्तेमाल हो रही है वही फ्रीक्वेंसी इन भी इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसका जो सिग्नल होगा उसको इंटरफेरेंस आएगी इनसे, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सिग्नल इंटरफेरेंस रेशियो होगी रिसीव्ड पावर इन दिस सेल डिवाइडेड बाय इंटरफेरेंस फ्रॉम ऑल दीज, ठीक है। जी सर। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं जो है ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं ये भी अपलोड कर दूंगा, तो आप जब ये डाउनलोड करें तो मुझे बताइए ये आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और ये रन होती है कि नहीं। ठीक हो गया सर। ठीक है जी। ठीक। जैसे ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल इंशाल्लाह। रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।